हेलो एवरीवन, एलेक्जर एजुकेशन इलाहाबाद के ऑनलाइन पोर्टल पर मैं पुष्कर सुयाल आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ईडीसी स्टार्ट होने वाला है, सेकंड जो है लेक्चर चलने वाला है। पहले लेक्चर में आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था, तो जो बच्चे ये पहली बार देख रहे हैं आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, जो पहला वाला लेक्चर है उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ईडीसी में आपको जो है दो टर्म से बार बार क्या होना पड़ेगा, बार बार आपको जो है दिखाई देंगे ये टर्म। जरा देखते हैं वो दो टर्म क्या है स्टार्ट करने से पहले। एक सॉलिड स्टेट, ध्यान रखिए, एक आपको दिखाई देगा सॉलिड स्टेट डिवाइस और दूसरा आपको दिखाई देगा वैक्यूम। दूसरा आपको क्या दिखाई देगा भाई, वैक्यूम ट्यूब। जरा इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक। ये दो टर्म आपको बार बार दिखाई देंगे आपके। इसका मतलब क्या है कि अब बिफोर की ईडीसी स्टार्ट करें पहले देखिए दो टर्म आपको बार बार पूछा जाएगा कि क्या होता है करके, है ना। जरा इसके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए, 1950 और 60 के बाद, कब कह रहा हूँ मैं, 1950 और 60 के बाद इस टर्म को जो है कॉइन किया गया। इस टर्म का यूज होने लगा सॉलिड स्टेट डिवाइसेस का। बिफोर 1950 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था, वैक्यूम ट्यूब वर्ड का यूज किया जाता था, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, 1950 और 60 के बीच में इसके बाद जो है हम लोग जो है इस टर्म का यूज करने लगे। और ये टर्म जो आपका यूज होने लगा बिफोर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई भाई। अब ध्यान से देखिए, अब सॉलिड स्टेट डिवाइसेस क्या होते हैं और वैक्यूम ट्यूब क्यों, ये पुराना था और ये क्या था, बिल्कुल साफ दिख रहा नया था। तो क्या ऐसा दिक्कत था? अगर सॉलिड स्टेट देखे होंगे तो आपको पता है सॉलिड स्टेट का हम क्या क्या बोलते हैं भाई। एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल आपने देखा होगा, डायोड, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये दूसरा, अगर आज के डेट में हम इसको देखते हैं तो तीसरा क्या होता है इसका, इसमें जो फ्लो ऑफ करंट है वो दो लोगों के कारण होता है। ध्यान रखिए कौन कौन से हैं आपके पास, इलेक्ट्रॉन और होल्स के, इन दोनों के कारण, ठीक है ना। ध्यान रखिए यहाँ पे देखिए, अगर इसका एग्जाम्पल कहे कोई मुझे तो कि ये क्या होता है करके, तो एग्जाम्पल क्या है, तो अगर कोई कहे तो देखिए इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है CRO। आपने CRT देखा होगा, कैथोड रे ट्यूब, जो CRO में, ये इसका दूसरा, इसका जो है एग्जाम्पल बेस्ट रहता है आपका, जो बेस्ट एग्जाम्पल इसका रहेगा क्रिस्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपके पास कोई मुझे कहे कि बताइए इसमें जो करंट फ्लो होगा वो किसके कारण, तो इसमें जो करंट फ्लो होता है ओनली, करंट जो फ्लो होता है ओनली किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। ओनली आपके पास इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपका करंट फ्लो होता है, ठीक है ना। ये इसमें था और ये हो गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई। अगर इसका एप्लीकेशन कोई पूछे, अगर एप्लीकेशन पूछा जाए तो इसका जो है स्विच के रूप में, एज ए स्विच के रूप में, या एम्प्लीफिकेशन के लिए, एम्प्लीफिकेशन पर्पज़ के लिए। कल बताया था आपको पहले लेक्चर में, एम्प्लीफाई करना मतलब चीज़ों को क्या करना, बढ़ा देना, ठीक। अगर इसका एप्लीकेशन पूछे कोई मुझे, तो देखिए इसका एप्लीकेशन जो होता है वो आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी में ही ये ऑपरेट होता है। CRO है ना आपके पास, मेगा हर्ट्ज में, गीगा हर्ट्ज, इस रेंज में रहता है। मेगा हर्ट्ज आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी में चाहे मेगा हर्ट्ज कहिए आप या गीगा हर्ट्ज, ठीक है भाई। तो ये तो आपके पास ये रहा, ठीक।
अब जरा देखते हैं इन चीज़ों का क्या मतलब है, जो चीज़ें यहाँ नोट किया गया। देखिए भाई, जो आपके पास वैक्यूम ट्यूब में है, आपके पास ये देखिए, ये आपका कैथोड होता है। कैथोड आपको पता है कैसे होता है, निगेटिव, और ये आपका रहता है एनोड, और एनोड आपका रहता है पॉजिटिव, और इसके बीच में आपका लगा होता है एक ग्रिड। ग्रिड आपका क्या करता है, ग्रिड आपके पास इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करेगा, कंट्रोल। और ये वाला जो चीज़ है आपके पास, ये आपका क्या है, वैक्यूम है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक्साइटेड करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ऊपर जाएंगे तो करंट कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। कहाँ आएगा, करंट आपका नीचे फ्लो होगा ये, क्योंकि आपके ये कैथोड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, इसको गर्म कर दोगे तो यहाँ से आपके ऊपर जाएंगे। यानी आपके पास करंट यहाँ फ्लो होने के लिए आपके पास क्या है, बीच में वैक्यूम है आपके पास। ठीक है, ये है वैक्यूम, इसलिए इस प्रकार ये वैक्यूम ट्यूब है। और इस प्रकार से अगर वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करते हुए कोई आपका डिवाइस बनता है तो उसे वैक्यूम ट्यूब डिवाइस आपको कहने वाला हूँ। ठीक है, तो तीन चीज़ें क्या क्या है यहाँ पर, एनोड है, कैथोड है और ग्रिड है। ग्रिड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। हम CRO में भी तो देखते हैं ना, वहाँ इलेक्ट्रॉन गन को जो है क्या करता है, एक्साइटेड करके डिफ्लेक्ट किया जाता है प्लेटों को। ठीक, तो ये आपके पास, यहाँ देखिए आपके पास यहाँ क्या है आपके पास, अगर यहाँ देखा जाए, ये 3 टर्मिनल है। याद करिए क्या है ये, ट्रांजिस्टर है आपके पास। ये आपके देखिए सी को क्या बोलते हैं भाई, बी को तो बेस बोलते हैं, ई को एमीटर, सी को कलेक्टर बोलते हैं। ये देखिए आपके पास, ध्यान देखिए, यहाँ पर जो करंट आपका फ्लो होगा सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो होगा। यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यूँ करके ऊपर जाएंगे तो आपका धारा कहाँ होगा, नीचे की ओर फ्लो होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे थे, ऊपर की ओर, तो आपका धारा जो करंट है, विद्युत धारा, वो नीचे की ओर। तो आपके पास ऐसे, तो यहाँ पर देखिए आपके पास कोई वैक्यूम नहीं है, ये सेमीकंडक्टर के अंदर आपके पास क्या फ्लो हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, जिस कारण से आपका क्या हो रहा है, करंट फ्लो होना। तो सेमीकंडक्टर आपका, सेमीकंडक्टर के अंदर जो आपका जो है, यहाँ कहीं वैक्यूम जैसा चीज़ नहीं है, इसलिए इसका नाम हो गया सॉलिड स्टेट डिवाइस। यहाँ पर आपके पास वैक्यूम है, इसलिए इसका नाम हो गया वैक्यूम ट्यूब। क्लियर हो गया भाई। ये चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमेशा आपके पास जब भी आपका चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो वहाँ बार बार आपको जो है ये 2 टर्म आपको परेशान करेंगे कि सॉलिड स्टेट डिवाइस क्या होता है और वैक्यूम ट्यूब डिवाइस क्या होता है। तो ये अंतर है आपके। वैक्यूम ट्यूब में आपका देखिए, वैक्यूम से क्या होकर फ्लो हो रहा है आपके पास, आपका क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। ठीक है ना, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया इतना। अब क्वेश्चन ये अराइज होगा कि अब कि भाई अब कि आज के ज़माने में देखिए 1950 से पहले तो ये यूज़ करते थे, अब आज के ज़माने में ये सॉलिड स्टेट डिवाइसेस क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो अब डाउट तुम्हारे मन में होना चाहिए कि सर जो है फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसका ड्रॉबैक है, इसका ड्रॉबैक ये दिख रहा है तुम लोगों को। इसका ड्रॉबैक ये है कि इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी पर ही इसका यूज़ कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, जो आपके ये वैक्यूम ट्यूब है इसका यूज़ सिर्फ और सिर्फ हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी पर ही यूज करते हैं। तो अब भाई हमेशा हाई वोल्टेज होना जरूरी नहीं है, हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक, हमारे तो पावर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल में तो 50 हर्ट्ज पे काम करते हैं। ठीक है ना, कम्युनिकेशन में तो हाई फ्रीक्वेंसी मान भी सकते हैं कि हाई हो। तो आपके पास तो आपको पावर फ्रीक्वेंसी पे वर्क करना है, तो तब क्या करोगे, तब जाके हम लोग ये सॉलिड स्टेट डिवाइस को क्या करा, स्टडी करा, मतलब इसका जो है एडवांस वर्जन, मतलब इसके जो कमियां थी उसको इसमें क्या करा गया, पूरा कर लिया गया। तो ये जो है लो फ्रीक्वेंसी और लो वोल्टेज पर भी आपका क्या करने लग जाता है, ऑपरेट करने लग जाता है। इसलिए करंट सिनेरियो में हम सॉलिड स्टेट डिवाइसेस पढ़ते हैं। आई होप कि ये वाला टर्म सॉलिड स्टेट डिवाइसेस और वैक्यूम ट्यूब अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। डन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर आपका जो करंट फ्लो होगा इस वाले में, वो करंट कहाँ फ्लो होगा, सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। तो यहाँ पर देखिए ये दिख भी रहा है आपको नोट, यहाँ पर जो करंट है सेमीकंडक्टर के अंदर फ्लो होता है। सेमीकंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होता है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर होगी।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि आपके पास करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, वैक्यूम में, वैक्यूम से होकर आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो आ गया दोस्तों इस अच्छा कमियाँ क्या थी कि क्यों पढ़ रहे हैं हम इसका, ठीक है ये हटा दूँ, ये देखिए, तो ये देखिए आपके पास, तो यहाँ देखिए इसका ड्रॉबैक क्यों था, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये इसका ड्रॉबैक ये है कि जो वैक्यूम ट्यूब है ये हाई वोल्टेज और क्या हाई फ्रीक्वेंसी पर ही क्या करता है, वर्क करता है। ड्रॉबैक क्या है इसका, हाई वोल्टेज तथा हाई फ्रीक्वेंसी पर ही वर्क करता है। और ये वाला क्या, ये किसी भी वोल्टेज पर, लो वोल्टेज और लो फ्रीक्वेंसी पर आपका आराम से क्या करेगा, वर्क, हर कंडीशन में आपका ये वर्क कर लेगा। इसलिए अब जो है ये ज़्यादा फिजिबल हो गया हम लोगों के लिए। इतनी बात क्लियर हो गया हम लोगों को, ठीक। तो आई होप कि अब ये दो टर्म आपको परेशान नहीं करेंगे कि बिफोर मैंने स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें आपको समझा दिया कि सॉलिड स्टेट डिवाइस क्या होता है और वैक्यूम ट्यूब क्या है। ये बहुत ओल्ड वर्जन था जो पुराने ज़माने में 1950 से पहले, और ये जो है 1950-60 के समय से ही ये जो है चलने लगे, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज चलना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट कर रहे हैं ईटीसी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपके पास जो सबसे पहले चीज़ आपको आना, बिल्कुल बेसिक चीज़ से एक एक चीज़ पहले देखते हैं, एटम, कि एटम होता क्या है, ठीक है। एटम आपका होता क्या है, पहले ये चीज़ आपको देखना है, ठीक। बता सकते हो आप लोग क्या होता है भाई एटम, बताइए। किसी भी केमिकल एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं, बताएं, एटम बोलते हैं। क्या बोला मैंने फिर, किसी भी केमिकल एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसे क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। और जो ये एटम है वो किसी भी केमिकल एलिमेंट के क्या प्रॉपर्टी को बताता है। क्या कहा मैंने, मैं लिख देता हूँ, ठीक। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट particles of smallest particles of a chemical element which possesses the property of an element। तो देखिए एन एलिमेंट, तो क्या कहा मैंने कि एटम किसी भी केमिकल एलिमेंट का बहुत ही क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो उस एलिमेंट के प्रॉपर्टी को बताता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अब बात चल ही रही है तो थोड़ा बेसिक देख ही लेते हैं, इसका क्या बेसिक रहता है इसका। चलिए देखिए इसके बेसिक में क्या है। अगर एटम की बात करूं तो आपको पता है कोई भी एटम होता है तो उसके जो ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर नाभिक बोलते हैं जिसे, ये अंदर वाला पार्ट क्या होता है, नाभिक, न्यूक्लियस। इसमें आपके क्या होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और दूसरा न्यूट्रॉन होता है, और जो बाहर वाले कक्षा होती है यहाँ पर उसमें क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एटम क्या करें, कंस्ट्रक्शन की बात करें तो क्लियर हो गया इतना। तो यहाँ देखिए आपके पास ये कोई एटम का कंस्ट्रक्शन है, और ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन होता है उसमें कैसा होता है, धनावेशित होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो कैसा होता है, वो उदासीन, चार्ज रहित, कोई आवेश नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि एक नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा एटम होता है
क्या होता है उसमें, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं आपके प्रोटॉन। तो नॉर्मल कंडीशन में आपके मैंने कहा इलेक्ट्रॉन कैसा होते हैं ऋणावेशित और प्रोटॉन कैसे हैं धनावेशित। जब दोनों की संख्या बराबर है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे न्यूट्रलाइज। तो आपके पास यूँ कहना चाहे कि आपके पास नॉर्मल कंडीशन में एक एटम आपके पास क्या रहेगा, कोई चार्ज होगा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये ऋणावेशित आपके क्या धनावेशित को आपस में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है आप चीज़ों को। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गया। तो ये तो एक सिंपल सा एटम है। एटम में आपके पास क्या क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये आपके क्या होते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में क्या है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कैसा आवेशित धनावेशित, न्यूट्रॉन कैसा उदासीन होता है, कोई आपके पास चार्ज नहीं। इलेक्ट्रॉन कैसा ऋणावेशित होता है। क्लियर हो गया। और एक साधारण अवस्था में नॉर्मल कंडीशन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपके एटम में क्या होते हैं प्रोटॉन। तो इसका मतलब हो कि धन वाला ऋण वाले को क्या कर देगा न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब टोटल आवेश कितना होगा उस समय एटम में 0 होगा। अब कोई आपको ये क्वेश्चन पूछते कि बताइए कि जो आपका न्यूक्लियस है नाभिक है ये कैसा आवेशित होगा, बताइए। ये तो आपका आवेश रहित था, इसमें दूसरा क्या है प्रोटॉन। तो जैसा आप प्रोटॉन का आवेश होगा वैसे किसका आवेश होगा अब नाभिक का। इसका मतलब नाभिक कैसा आवेशित होता है धनावेशित होता है। मैं नाभिक की बात कर रहा हूँ, न्यूट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन मत करिएगा आप। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो क्या देखा भाई हमने, यहाँ से पहला पॉइंट देखा प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। तो देखिए हिंदी में बोल रहा हूँ प्रोटॉन कैसा आवेशित होता है धनावेशित होता है। ठीक है ना, धनावेशित है आपके पास। दूसरा देखिए बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, एक भी चीज़ मिस नहीं हो पाएगा आपके पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है कैसा चार्ज पार्टिकल है नेगेटिव यानी ऋणावेशित है। तीसरा देखिए जो न्यूट्रॉन है कैसा चार्ज बताया था, उसमें कोई चार्ज है, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। इसका मतलब ये कैसा है आवेश रहित है, कोई उदासीन है। कैसा है ये उदासीन है आपका, जब कोई चार्ज नहीं है तो ये कैसा है उदासीन है आपका। समझ में आ गया इतना बस। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, बताइए। और नेक्स्ट देखिए एक और पॉइंट, जो हमारा न्यूक्लियस है कैसा आवेशित होगा, फिर जैसा आपके पास प्रोटॉन होगा, न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस का कैसा आवेशित होगा धनावेशित। क्यों होगा, क्योंकि इसमें प्रोटॉन है और प्रोटॉन में कैसा आवेश होता है धनावेशित होता है। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, देखिए जो आपके AJ में आते हैं बिल्कुल पॉइंट वाइज जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको एक चीज़ और देखिए, इलेक्ट्रॉन का मास भी पूछता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर किसका मास की बात करूँ मैं, इलेक्ट्रॉन की मास की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को देखिए आप लिखने का स्टाइल भी ऐसा रहेगा। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये देखिए 9.31 गुना 10⁻31 किलोग्राम, -31 किलोग्राम। अगर इसी को तुम अगर किसमें ग्राम में लिखना चाहते हो, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम। 1000 से इंटू कर दोगे तो ये घात कितना कम हो जाएगा 3 कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10⁻28 ग्राम। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपके एग्जाम में आता है, AJ के एग्जाम में डायरेक्ट ये वैल्यू, इसलिए आपको ये पॉइंट लिखाया था। ठीक है, नॉर्मल अवस्था में क्या कहा था मैंने आपको, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं प्रोटॉन। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास नॉर्मल कंडीशन में एक एटम कैसा होता है उदासीन होता है, कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या नंबर ऑफ, अब प्रोटॉन लिख रहे हैं, प्रोटॉन कैसा आवेशित धनावेशित, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा आपका प्लस लिख दे रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोटॉन लिखने का तरीका है। ठीक, क्लियर है।
ये देखिए भाई, ये कहा, लेकिन ध्यान रखिए मैग्नीट्यूड की बात है। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जो आपका चार्ज का जो आपका साइन आएगा इलेक्ट्रॉन में कैसा निगेटिव चार्ज आएगा और इसमें कैसा आएगा पॉजिटिव चार्ज आपके पास आएगा। ठीक, नंबर ऑफ चार्ज आपके पास इलेक्ट्रॉन में बराबर होगा किसके, प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होगा, लेकिन किस साइन के साथ, निगेटिव के साथ। तभी तो जब दोनों को जोड़ोगे तभी कितना आएगा, 0 आएगा। यानी नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन, लेकिन किस साइन के साथ, बट अपोजिट साइन, बट विथ अपोजिट साइन। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल पॉइंट वाइज आपके पास चल रहा है, आपके पास कोई भी डाटा मिस ना होना चाहिए। ठीक हो गया भाई, इतनी बात क्लियर हो गई, बताए। ठीक है, ये आपका, यानी अब आपके पास, हटा दें इसको, तो यहाँ देखिए बच्चों, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा, आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन कैसा आवेशित होता है, ऋणावेशित, 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो वही आपको लिखा गया है। ये देखिए आपके पास, ये निगेटिव साइन के साथ। अगर यही मुझे कहे कि बताइए आप चार्ज ऑफ किसका, प्रोटॉन, तो क्या होगा आपका, किसका प्रोटॉन कैसा आवेशित होता है, धनावेशित, ये दिख रहा है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम, 10⁻⁻19 कूलाम होगा या नहीं होगा, बताइए। इतनी बात आपको क्लियर हो जाए। एक और चीज़ जो एग्जाम में पूछता है, मास ऑफ, देखिए इलेक्ट्रॉन का तो देख लिया तुम लोगों ने, देखा नहीं देखा। अगर आपके पास यही आपके पास मास ऑफ न्यूट्रॉन पूछते तो बताए मास ऑफ न्यूट्रॉन कोई चार्ज होता है नहीं होता है, नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये 0 लिख दिया, उदासीन, बराबर अप्रॉक्सीमेटली होता है, एग्जैक्टली। ठीक है, आप यूं कहिए, बराबरी कर देते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ठीक है, प्लस, और ये अप्रॉक्सीमेट जो इसका वैल्यू है, ज़रा देखिए, बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 1836 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के मास का देख सकते हो 1836 गुना ज़्यादा है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा यहाँ से अभी तक डिसीजन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर होगी भाई, बताइए। बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको पढ़ा रहे हैं हम, कहीं पर भी एक भी पॉइंट आपका, ठीक, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए जल्दी। ये तो आपको पहले से भी पता होगा, हो सकता है ये चीज़ पता ना हो, लेकिन और चीज़ तो मैक्सिमम चीज़ें पता ही होंगी आप लोगों को। ठीक है ना, बिल्कुल हम बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं, ये नहीं कि कोई सीधे ही कोई हाई लेवल की चीज़ें बता दे, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट देखिए आपके पास, इसी में आपके पास नेक्स्ट देखिए एटॉमिक नंबर आता है एक। इन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या को ही आपका जो है किसी एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। तो देखिए एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है भाई, एटॉमिक नंबर, यहाँ देखिए आपका एटॉमिक नंबर बराबर एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है बताइए,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो नंबर ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन के, अब ये ऋणावेशित है तो ये ऐसा लिख रहा, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के या नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए कैसे मैं कह रहा हूँ, देखिए आपका सोडियम है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ठीक है ना। आपके पास कोई सोडियम ये है, सोडियम परमाणु कितना होता है भाई, परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। कितना होता है, 11, और इसका परमाणु भार कितना होता है भाई, 23। ऐसा लिखने का स्टाइल रहता है, ठीक है। तो ये जो ये वाला होता है नीचे जो लिखा होता है, वही आपका बताता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, या यही आपका बताता है प्रोटॉन की संख्या। तो आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर मुझे पूछे कोई, बताए इसमें नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो मैं कहूँगा एटॉमिक नंबर बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। कितना है इसमें, 11 है, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर को परमाणु क्रमांक बोलते हैं हिंदी में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को परमाणु भार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं। तो एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, या आप नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में कैसा चार्ज, उदासीन है, कोई चार्ज ही नहीं है, ठीक। प्लस यहाँ लिख देते हैं, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ये आपके पास। तो ध्यान से देखिए, एटॉमिक मास कितना है यहाँ पर, देखिए कहाँ पर, 23 है इसका, देखिए यहाँ साफ पता चल रहा है 23 एटॉमिक। अगर आपको यहाँ से पूछे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर बता सकते हो। तो n0 आपके पास कितना आएगा, 12 आएगा, घटाओगे ना 23 में से 12, तो आपके पास। तो ये तो था बच्चों की आपके पास एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है, यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या काउंट करिए या प्रोटॉन की संख्या, वो आपका किसी भी एटम में क्या बताएगा, परमाणु क्रमांक बताएगा, एटॉमिक नंबर। और यदि आप परमाणु क्रमांक यानी आपके इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को आपस में जोड़ रहे हो, तो उनका जो जोड़ आएगा, सम आएगा, उसे क्या बोलेंगे हम, परमाणु भार, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। क्लियर हो गया भाई, ये चीज़ें आप लोगों के क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों नोट कर लिया, ये देखिए। तो बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बहुत बेसिक चीज़ें, ये आपको पहले से आता है, लेकिन मैं तो बहुत बेसिक से पढ़ाता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चों को जो है बेसिक लेवल से पढ़ाना है, इसलिए इन चीज़ों का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधे ही हायर लेवल पर चले जाता है, वो मैं नहीं करने वाला, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट देखिए, अब आप लोगों ने फिजिक्स में, ये केमिस्ट्री में जब पढ़ रखा होगा, तो आपके पास पता है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम कैसे निकालते हैं। भाई आपने पढ़ा होगा, बोहर मोटल, बहुत चीज़ें पढ़ रखा होगा, हुंड रूल्स अगर जो हम भरते हैं पर वो कक्षा, तो बताइए क्या होता है, 2n² होता है हम नहीं होता है, ठीक। तो देखिए, तो ये भी ध्यान रखिए, ये भी नोट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, 2n²। ये पढ़ रखा है ना भाई, हाई स्कूल इंटर में पढ़ रखा है ये चीज़, तो केमिस्ट्री। तो टोटल नंबर ऑफ कितना होता है, 2n², वेयर n बराबर क्या होता है भाई, बता सकते हो, n बराबर क्या होता है, बताए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं इसे, या दूसरा क्या बोलते हैं इसे, बताए दूसरा क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ ऑर्बिट, ये बोलने वाले हैं, ठीक है। अभी समझ में आएगा ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट होते हैं जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं,
कि बताए ऑर्बिट होते ना एक निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर आपके पास ये देखिए यहाँ देखना है आप लोगों को, ऑर्बिट और सेल, बहुत नाम होते हैं इसके, ठीक है। सिर्फ ऑर्बिट या सेल ही नहीं बोलते हैं, इसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं। इन लोगों को क्या क्या बोलते हैं, या तो ऑर्बिट बोलोगे या दूसरा क्या बोलोगे सेल, या तीसरा आप क्या बोलोगे भाई बताएं, स्टेशनरी स्टेट, क्या कह रहा हूँ मैं, स्टेशनरी स्टेट या एनर्जी लेवल। मैं लिख देता हूँ, स्टेशनरी स्टेट और एनर्जी लेवल, ठीक है। एन आपका नंबर ऑफ ऑर्बिट या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला क्या है 2n² है आपके पास, क्या है 2n²। नंबर ऑफ सब ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी, सब ऑर्बिट, ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ऑर्बिट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सब ऑर्बिट, ठीक है। तो देखिए जरा देखते हैं, जो तुम लोगों ने, मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, ये वो चीज़ों में थोड़ा रिकॉल करा दे रहा हूँ तुम लोगों का, जो हमने हाई स्कूल इंटर में पढ़ रखा है, ताकि हम लोगों का क्लियर हो जाए हर चीज़ें, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए याद होगा तुम्हें, अगर हम गिनती कहाँ से शुरू करते हैं भाई, एन आपका इंटीजर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो ऑर्बिट की संख्या, ऑर्बिट की संख्या जीरो तो नहीं हो सकता ना, ऑर्बिट की संख्या गिनोगे क्या जीरो ऑर्बिट कहोगे, इसे नहीं कहोगे, जो गिनती करोगे, और माइनस में भी तो नहीं कहोगे, ये भी तो नहीं होगी ऑर्बिट -1 है माइनस, नहीं, गिनती करोगे तो इसका मतलब पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। तो आपका जो नंबरिंग स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। क्या ऑर्बिट की संख्या 1.2 1.3 ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, वो तो हमेशा एक क्वांटिजाइज यानी पैकेट फॉर्म में होगा, यानी इंटीजर के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपके पास, यहाँ देखिए, तो ये देखिए n बराबर 1, तो इसे क्या बोलते हैं, याद है कुछ, ये देखिए k बोलते थे हम लोग, बोलते नहीं बोलते थे। सिमिलरली n बराबर 2, n बराबर 2, तो क्या बोलते थे इसे, L बोलते थे, क्या बोलते थे L। इसी प्रकार n बराबर 3, तो क्या बोलते थे भाई बताइए, क्या बोलते थे, m बोलते थे। इसी प्रकार n बराबर 4, तो क्या बोलते थे बताइए जल्दी, n। ठीक हो गया भाई, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला क्या है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है 2n²। तो n बराबर 1 रखोगे तो कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास आ गया। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर रखिए 2 रखिए, कितना हो गया, 2 दूनी 4 8 हो गया, ये ठीक हो गया। ऐसे 3 रखिए, 3 3 9 और कितना हो गया 18, ये आपके पास आ गया। ऐसे ही आपके पास कितना होगा, 4 रखोगे कितना आएगा 32 आ जाए आपके पास, ठीक है बच्चों, ये आपके पास। अब देखिए नंबर ऑफ सब ऑर्बिट कितने होंगे, नंबर ऑफ सब ऑर्बिट यही संख्या होंगे आपके पास। यहाँ पर कितने होंगे, 1 2 3 4। सब ऑर्बिट याद होगा, तुम लोगों को सीखा होगा तुम लोगों ने, क्या क्या होते हैं भाई। यहाँ पर एक है तो उसे बोलते हैं एस, ठीक है ना, ये यहाँ पर एक एस होगा, दूसरा पी टाइप का। याद करो, तुमने कभी डंबल शेप का देखा होगा, कभी सर्किल शेप का, ये ठीक। तो खैर उसमें मैं उतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। नेक्स्ट देखिए 3 कौन कौन से, एस पी डी। 4 कौन कौन से, एस पी डी और एफ। पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, याद है कुछ केमिस्ट्री, ठीक है। डंबलाकार से भी ये सारी चीज़ें, खैर ये चीज़ें तो थोड़ा इसका आइडिया देना है तुम लोगों को क्या क्या होता है। क्लियर हो गया। तो ये तो था कि हम लोगों का जो बेसिक आइडिया जो आपके पास बहुत ज़रूरी है जानने के लिए, ठीक। इसके अलावा एक चीज़ और ज़रूरी है जानने के लिए, वो है आपका बोहर मॉडल, ठीक। ये चीज़ें आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, ये इसको मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों का जो है एक ब्रशअप हो जाए, मतलब क्लियर हो जाए बाद में माइंड में इनके, ये कैसा हुआ, कहाँ से इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई होप आपको ये जो है इस चीज़ों को क्लियर हो गया होगा, कि आपको रिकॉल हो गया, पहले से तो पता ही था, ठीक है। तो देखिए आपके पास ईडीसी में जो इलेक्ट्रॉन जो आपके पास घूम रहे हैं, उसकी जो अवधारणा है आपके पास, वो दिया गया है बोहर के, यानी बोहर का एटॉमिक मॉडल। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो देखिए बच्चों,
बोहर्स एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। अब एटम के बारे में तो सीख लिया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बताता है, एटम कहते हैं उसे। एटम के आपके जो है 3 पार्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके अलावा हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन कैसा निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन कैसा होता है धनावेशित, और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। जो हमारा न्यूक्लियस नाभिक होता है कैसा होता है, धनावेशित होता है, ठीक है ना। और अगर आपको परमाणु क्रमांक बताना है तो वो किसके बराबर होगा, या तो वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा या प्रोटॉन के बराबर। अगर आपको परमाणु भार यानी एटॉमिक मास बनाना है तो वो किसके, 2 के सम के बराबर, या तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दीजिए या आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, वो आपको किसके बराबर हो जाए। और जनरली नॉर्मल कंडीशन में जो एटम होता है उदासीन होता है, क्योंकि उसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। अब दोनों बराबर है तो इसका मतलब एक धनावेशित होता है, एक ऋणावेशित, दोनों कैंसिल कर देंगे, ठीक है बच्चों। और अगर आपको पूछे कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑब्वियसली कितने होंगे, 2n² इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब देखिए बोहर का जो अवधारणा था, ठीक है, वो 4 टाइप के थे। कितने थे, 4। तो ये कहा उसने कि देखिए हमारे पास जो एनर्जी लेवल, अभी मैंने बताया था सेल जो आपके पास जो कर रहे थे, 4 नाम दिया था आपके पास, उस जो आपके पास कहा था मैंने, ऑर्बिट कह रहे थे, स्टेशनरी आपके पास क्या कर रहे, स्टेट कह रहे थे, सेल कह रहे थे, एनर्जी लेवल। तो बच्चों ये एनर्जी लेवल होते हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या वो इनफाइनाइट जो एनर्जी लेवल है हर जगह आपका इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, ठीक है। आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एनर्जी लेवल तो आपके क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एनर्जी लेवल होते हैं जो, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है वो कुछ ही में करते हैं, वो भी किस में, इंटीजर वाले वैल्यू में, जो क्वांटाइज्ड वैल्यू होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका पहला, इसने 4 क्या दिए, इसके बोहर मॉडल के कितने अवधारणाएं हैं, 4 अवधारणाएं हैं, ठीक है। देखिए पहला इसने क्या कहा, जब तक ये नहीं पढ़ पाओगे, जब तक ये नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेगा, ठीक है। तो क्या कहा इसने, देखिए भाई, इसने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर फिक्स्ड, फिर से देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, मूव करते हैं। बहुत बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिक्स करके लिखा दीजिए, इसलिए ये ध्यान में रखते हुए कि ताकि हर बच्चा जो है सेटिस्फाई रहे, इसलिए जो है आपको ये मिक्स करके लिखा दे रहा है, ठीक है। ये कहा। अब आपको देखिए यहाँ देखना बच्चे, जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है, इस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को यहाँ देखना, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स, ध्यान रखिए, या स्टेशनरी स्टेट्स, थर्ड देखिए स्टेशनरी स्टेट के बाद सेल, फोर्थ देखिए एनर्जी लेवल, इन नामों से भी जाना जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं, देखिए जो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में जो मूव कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, उन फिक्स्ड पाथ को क्या करते हैं, या तो ऑर्बिट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, सेल, या आपका क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और अभी कुछ देर पहले आपको बताया था इलेक्ट्रिकली हमारा, देखिए इलेक्ट्रिक हमारा एटम कैसा होता है, चार्ज वाला होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इलेक्ट्रिकली एटम आपका क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, ध्यान रखिए।
नॉट का दूसरा पॉइंट देखिए, इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज नहीं होता है, एटम न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिक क्या होता है आपका, न्यूट्रल होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही आपके पास क्या है, प्रोटॉन है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है भाई बच्चे, ठीक। हटा दिया जाए इसको, नोट कर लिया होगा आई होप। आपको बिल्कुल पॉइंट बना के लिखाया जा रहा है, एक एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ है, अभी इतना एनालिसिस करके पता चल गया कि जो नाभिक होता है कैसा होता है, धनावेशित, तभी तो आपको बताया गया ये। ठीक, इसके चारों ओर क्या घूम रहे हैं आपके पास, निश्चित जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल की संख्या क्या बताया मैंने, इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कुछ ही ऑर्बिटल में पाए जाते हैं, जो इंटीजर वैल्यू वाले होते हैं, क्वांटिजाइड यानी पैकेज्ड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये ठीक भाई, इतनी बात क्लियर हो गया, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये देखिए आपके पास तो ये नाभिक है, ध्यान से देखिए, नाभिक है, धनावेशित है। ठीक है, अगर आपने अभी ध्यान रखिए n बराबर 1 रख दिया था, n बराबर 1 रख दिया था बच्चे, तो इसका नाम क्या हो गया था कि n बराबर 2, तो बताए इसका नाम क्या हो गया था, बताए जल्दी बताए, l, n बराबर 3, तो क्या नाम रख दिया था भाई, m, यही तो रखा था या नहीं रखा था, ये हो गया n2 3, n बराबर 4, तो क्या नाम रखा जे n। इतने तक हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, और भी आ सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए इतनी चीज़ों से हम लोग को एनालिसिस करना है। ठीक है भाई, ये आपके पास ठीक, और इसमें आपके ये क्या घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास ऐसे करके आपके सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो इसने कहा था कि जो अवधारणा नंबर फर्स्ट है बोहर के मॉडल में, ये कहा कि नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक निश्चित कक्षा में क्या करते हैं, घूमते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे आपके एनर्जी लेवल होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, सारे में नहीं, उन्हीं में पाए जाते हैं जो आपका क्वांटिजाइड फॉर्म में होता है। मेरे कहने का मतलब जो इंटीजर वाले वैल्यू होंगे आपके, 1 वाला होगा, 2 वाला होगा, 3 वाला होगा, 4 वाला, 1.1 वाले में नहीं पाया जाएगा, 1.2 नहीं आएगा। ठीक है, अभी बताएंगे आगे, नेक्स्ट 4th वाले में आपको क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गया भाई। ठीक, अब बच्चों यहाँ देखिए एक चीज़, हम लोगों को पता है जो इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है यानी कूलाम्ब फोर्स, याद है क्या होता है भाई, कूलाम्ब फोर्स बता सकते हो, बताए क्या होता है, ये होता है आपके पास K(Q1 Q2) अपॉन r², होता है नहीं होता है, पहले बताए, कूलाम्ब फोर्स होता है। इसका मतलब ये धनावेशित है, बाहर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज वाला होता है। कौन सा चार्ज वाला है, निगेटिव चार्ज वाला। ठीक, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये देखिए, ये दूरी जो होता है यहाँ से नाभिक से लिया जाता है, ये दूरी कहाँ से लिया जाता है, नाभिक से। दो चार्ज पार्टिकल या मास पार्टिकल के बीच का दूरी है ना, ये तो चार्ज पार्टिकल के बीच की, तो एक चार्ज ये है, ये तो इनके बीच की ये दूरी है। तो बच्चे बताइए, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, ये देखिए ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम। सिमिलरली अगर आपके पास ये घटेगा तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी ये बॉन्डिंग फोर्स है। अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा तुम लोगों में, जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये कैसे घूम रहा है, मतलब इसको कौन सा ऐसा फोर्स है जो इसको बांधे रख रहा है, तो वो आपके पास इलेक्ट्रिकल फोर्स है जो इसको बांधे रख रहा है कि इससे बाहर गिरना नहीं दे रहा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, देखिए जितनी दूरी कम होगी उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो बताए नाभिक के सबसे नज़दीक कौन सा है, ये वाला ऑर्बिट है कि नहीं है, और ये वाला क्या है, सबसे दूर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कौन से वाले, ध्यान रखिए, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन को नाभिक बहुत ज़्यादा
तेज़ी से फोर्सली बांधे रखेगा। कौन से वाले को? ये वाले को, क्योंकि ये कम है तो ये वाला फोर्स क्या होगा? ज़्यादा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ के ये मजबूती से बंधा है, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देना पड़ेगा, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स आपके सबसे ज़्यादा फोर्स से कौन बंधा हुआ है? सबसे इनर मोस्ट वाला। और सबसे कम फोर्स वाले से कौन होगा? जिसकी सबसे ज़्यादा दूरी होगी। सबसे ज़्यादा दूरी होगा तो फोर्स क्या होगा? कम। यानी ये बहुत ही कम जो न्यूट्रॉन ये आपका नाभिक से ये वाला जो होगा इलेक्ट्रॉन, बहुत ही इस वाले कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो बहुत ही कम फोर्स से बंधे होंगे। इसका मतलब आप ही बताइए, अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करके निकालना है तो कहाँ से निकालना पसंद करोगे? यहाँ से, सबसे अंदर से या सबसे बाहर से? सबसे बाहर से, क्योंकि आप थोड़ा ही एनर्जी दोगे तो आपका जो हल्का फोर्स से बंधा हुआ है वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? उत्सर्जित हो जाएगा। तो पहला चीज़ क्या देखा है इसने कि नाभिक के जो सबसे पास होता है वाले कक्ष, उसमें जो है फोर्स क्या होता है? बॉन्डिंग फोर्स सबसे स्ट्रांग होता है, और जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें जो आपका बॉन्डिंग फोर्स होता है वो सबसे वीक होता है। क्लियर हो गया बच्चों? तो देखिए, तो ये आपका यहाँ से आपने कॉन्सेप्ट सीखा। तो यहाँ से देखिए आपके आउटर मोस्ट सेल का बॉन्डिंग फोर्स क्या होगा? वीक होगा। यानी आपके पास यहाँ पर थोड़ा सा भी एनर्जी देने से इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तभी तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन निकलता है सबसे पहले कहाँ से निकलता है? सबसे बाहरी वाले कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक हो गया? तो बॉन्डिंग फोर्स वीक होता है, और जो इनर मोस्ट सबसे अंदर वाला सेल है उसका बॉन्डिंग फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है बच्चे? स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर हो गया? रीजन क्या है? ये रीजन है आपके पास कि ये होता है। ठीक है? तो अगर आपको अब पूछेगा, आप जब हम नेक्स्ट बढ़ते रहेंगे आगे, अगर मैं कहूँगा कि सबसे आसान कहाँ से होगा मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो कहोगे कि सर जो सबसे नाभिक से सबसे दूर वाले जो कक्षा है उससे मैं जो इलेक्ट्रॉन को आराम से उत्सर्जित कर सकता हूँ, ये कहोगे। ठीक है ना? तो ये तो आपके पास। और मैं कहूँगा सबसे टफ कहाँ से निकालना है, तो कहोगे सबसे इनर मोस्ट। तो कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर रहना चाहिए। ठीक हो गया भाई बच्चे? नेक्स्ट देखिए, तो ये पहला जो है इसका फर्स्ट अवधारणाएं था। तो बोहर ने फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट अवधारणा दिया था, इसने ये कहा कि भाई जो आपके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों ओर तो घूमते हैं, लेकिन एक निश्चित कक्षा में ही घूमते हैं। ये नहीं कि हर कक्षा में घूम जाए, निश्चित कक्षा, उसी कक्षा में घूमेंगे जो एक इंटीजर फॉर्म में आएंगे। ठीक है? नेक्स्ट आपको ये बताया कि इसने ये बताया कि जो सबसे इनर मोस्ट कक्षा होता है उस वाला इलेक्ट्रॉन नाभिक से बहुत तेज स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधा होता है, और जो सबसे दूर वाला वो होता है सेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक से बहुत ही कमज़ोर फोर्स से बंधा होता है। इसलिए तो आपका सबसे बाहर वाले कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका बहुत कमज़ोरी से बंधा हुआ है। ठीक है ना? इतनी बात है। ठीक, हटा दिया जाए। अच्छा, एक चीज़ आपको इसी में एक डाउट और आ सकता है। अगर आपको एनर्जी लेवल की बात करें तो आपको पूछेगा कि बताए सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किस उसका होगा, कौन से वाले का? तो एनर्जी लेवल की बात करूँ तो देखिए, फोर्स की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा फोर्स से कौन बंधा हुआ है? अंदर वाला। अगर एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा हाई किसका है, तो अगर ये पूछा जाए तो बच्चे बताइए कौन सा होगा? बताइए। ये वाला एनर्जी लेवल सबसे हाई होगा। अब कन्फ्यूजन हो गया आप लोगों को? बताइए। अभी तक तो कह रहे थे कि हम सर यहाँ सबसे मजबूती से बना है, सबसे ज़्यादा एनर्जी देंगे, तो सोच रहे होंगे इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी होगा, ऐसा सोच रहे होंगे। अब मैं कह दे रहा हूँ कि जो है एनर्जी लेवल है सबसे बाहरी वाले कक्षा का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद इसका, और इसके बाद इसका। क्या भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए बच्चों, जो ये नोट हो गया ना, जो एनर्जी लेवल है, देखते हैं बच्चों, एनर्जी लेवल को आप डिफाइन करोगे पोटेंशियल एनर्जी से। किससे भाई? पोटेंशियल एनर्जी से। पोटेंशियल एनर्जी पीई बोलते हैं, पोजीशन के कारण जो एनर्जी होता है उसे पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूला होता है आपका के चार्ज है के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखिए डेरिवेशन से हमें कोई लेना देना नहीं, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला रहना। ठीक है बच्चों? अब देखिए एक तो फोर्स की बात कर रहा था। अगर फोर्स से मजबूती से कौन बता दो? सबसे अंदर वाला। अगर एनर्जी लेवल सबसे हाई किसका है, तो देखिए
यहाँ देखिए, अगर मैं सबसे ज़्यादा वाले से भाग करोगे, यहाँ से सबसे बाहर वाला सबसे ज़्यादा दूरी है, भाग करोगे तो ये सबसे कम आएगा, और सबसे कम वाले से करोगे यहाँ पर तो ये सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक था ये तब तक, कब तक? जब तक यहाँ पर कौन सा साइन नहीं था, निगेटिव। तो आपको पता है निगेटिव साइन आते ही ये सारे चीज़ें क्या हो जाएंगे, उल्टा। इसका मतलब हो गया अभी तक जो सबसे कम एनर्जी वाला लग रहा था आपको पॉजिटिव में, वही अब सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर एनर्जी लेवल देखोगे तो आप यहाँ से डिवाइन करोगे, तो अब क्लियर हो गया आप लोगों का। सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल किसका होगा, बाहर वाले का। सबसे ज़्यादा फोर्स से कौन बधा होगा, सबसे अंदर वाला। और सबसे कम फोर्स से कौन सा बधा होगा, सबसे बाहर वाला। सबसे कम एनर्जी लेवल वाला कौन सा होगा, सबसे अंदर वाला। तो ये दो चीज़ें आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं करना है। एक एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे, और दूसरा मैंने क्या, फोर्स की बात। तो फोर्स जो मैंने आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स से दिखाया, और जो एनर्जी लेवल की बात करी वो किससे आपके पास, बताइए, पोटेंशियल एनर्जी से। सब कुछ ओके था, लेकिन इन माइनस साइन के कारण आपका सारे चीज़ें क्या हो गया, उल्टे हो गए आपके पास। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि आपके पास नाभिक से, ये देखिए, नाभिक से अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस लूँ इसका, अगर मैं इसको R1 मारूँ, इसको R2, ठीक है ना, इसको R3 और इसको R4, अगर ये डिस्टेंस मान लो और इनके एनर्जी लेवल का नाम दे दूँ E1, E2, E3, E4, अगर ऐसे नाम दिया जाए बच्चों तो देखिए, अच्छा उसी ऑर्डर में नाम दे देते हैं जिस ऑर्डर में ये लिखा है E1, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए। E1, E2, E3, E4। तो बच्चों क्या निकला यहाँ से, कंक्लूजन ये निकला। यहाँ देखिए एनर्जी लेवल का, ज़रा देखिए, यहाँ ध्यान से देखिए। सबसे ज़्यादा रेडियस कौन सा है, R3, फिर कौन सा है R2, फिर कौन सा है R1, फिर कौन सा है, और भी है क्या भाई, R4 है। सबसे ज़्यादा क्या है, R4 है। R4, R3, R2, R1, तो ये रेडियस है। तो अगर एनर्जी लेवल का देखा जाए तो कौन सा वाले का एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा है, E4 सबसे ज़्यादा है। फिर कौन सा है बच्चों, E3, फिर कौन सा E2, E1। कौन से एनर्जी लेवल के कहाँ से पता चला तुम्हें, पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है, अगर यही चीज़ अगर फोर्स के बाद में बात करें कि कौन सा वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट का सबसे मजबूती से बधा होगा, तो आपका कहना पड़ेगा कि F1 सबसे ज़्यादा, फिर F2, फिर F3, फिर कौन सा वाला, F4। ये फोर्स आपके समझ, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इसको आपने दिया इलेक्ट्रिकल फोर्स से, और इस वाले रिलेशन को आपने एनालिसिस करा कहाँ से, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आई होप ये वाला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है वो अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ से क्लियर हो गया है कि आपका बोहर मॉडल का पहला। हटा दें इसको बच्चों, हटा दे दें। अब देखिए यहाँ देखना भाई, तुम लोग बड़ा ध्यान से देखिए, चीज़ें बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा तुम लोगों को अगर चीज़ें सीखने की कोशिश करोगे तब। ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो हैं बिल्कुल मुझसे बने रहिए। आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँगा आपके पास, क्यों होता है और कैसे होता है। ये दो चीज़ें अगर तुम लोगों ने अगर ऐसे करके पढ़ना शुरू कर दिया तो समझ जाओ कि तुम लोग को पढ़ने में बहुत ही क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आएगा। अगर रट के पढ़ोगे तो तब तो कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है ना, धोखा देना हुआ अपने आप को रट के। दूसरा है उसके अवधारणा था बोहर मॉडल का कि यहाँ देखिए 4 अवधारणाएं थी, ये दूसरा अवधारणा है। यहाँ देखना, the orbits of electron does not change unless energy added or removed।
देखिए बच्चों क्या कहा उसने दूसरा कि ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो ये ऑर्बिट है तब तक चेंज नहीं होगा। देखिए सबसे हायर एनर्जी वाला लेवल वाला कौन सा है, ये बताया अभी आपको रीजन, ये वाला सबसे हायर है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ये वाला, और सबसे मजबूत फोर्स से कौन सा बना है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो देखिए ये कह रहा है कि ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट है, ये वाला ऑर्बिट, इसका एनर्जी लेवल अलग होगा, इसका एनर्जी लेवल अलग होगा इसका। तो ये जो ऑर्बिट है ये तब तक चेंज नहीं होगा बच्चों जब तक मैं इसमें क्या नहीं दे दूं, एनर्जी नहीं दे दूं। अगर सपोज के लिए एनर्जी क्या कर सकता हूं, या तो दे सकता हूं या क्या कर सकता हूं, लूँगा। अगर मैं इसमें देखिए ये अगर मैं इसकी बात करूँ, अगर मैं इसको एनर्जी दूंगा तो इसका मतलब एनर्जी दिया तो ये एनर्जी लेवल इसका हाई हो गया, तो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसी चीज़ का मैं एनर्जी ले जाऊँ और रिलीज कर दूँ तो ये कहाँ चले जाएगा, इसका एनर्जी कम हो गया तो लो लेवल पाएगा, कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे लेवल पर। तो दो कंडीशन पॉसिबल है। तो पहला क्या भाई, इफ एनर्जी इज एडेड। तो बच्चों अगर आप एनर्जी ऐड करोगे तो इसका मतलब एनर्जी दे रहे हो, तो बताइए, तो एनर्जी लो लेवल से तो इलेक्ट्रॉन लो लेवल से जंप करेगा हाई लेवल की ओर, या हाई लेवल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लो लेवल की ओर। ध्यान रखिए क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। बताइए क्या करेगा, हाई लेवल पर जो है जंप करेगा, लो लेवल पर, जल्दी फास्ट बताइए क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, गुड। तो क्या करेगा ये, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो एनर्जी कहाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करेगा, लो से हाई की ओर। क्यों, क्योंकि तुमने एनर्जी दे रखा है, ऐड मींस से जोड़ना। तो क्या कह रहा है कि एनर्जी दोगे तो आपके पास होगा। दूसरा क्या होगा भाई, ठीक है ना, ठीक है बच्चों, ऐसा हो सकता है ना। देखिए आपके पास ऐसे समझिए, आप क्या कर देते हैं, हम इसके एनर्जी को चेंज कर देते हैं। देखिए बच्चों ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एनर्जी को तुम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है, एनर्जी को जैसे ही इसमें ऐड करोगे, ध्यान रखिए एनर्जी इज एडेड, जैसे ही तुमने ये एनर्जी इसमें ऐड कर दिया, इज एडेड, जैसे ही ऐड करोगे तो एनर्जी ज़्यादा मिला ना, तो मिलेगा तो कहाँ जाएगा, लो लेवल पर या हाई लेवल, हाई लेवल क्या होगा, अब तो ये जहाँ हायर लेवल पर आ जाएगा, इसका मतलब ये आपका कहाँ शिफ्ट हो गया, ये आपके पास ये हायर लेवल पर आपका शिफ्ट हो गया। तो अगर एनर्जी ऐड करोगे तो आपका जो इलेक्ट्रॉन जो है हायर लेवल पर जंप करेगा, जो भी उसने कहा था। तो तब कहा कि द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज। उसने कहा कि आपने, बोहर ने कहा, दूसरी अवधारणा ने बताया कि आपका जो है ऑर्बिट तब तक आपका चेंज नहीं होगा जब तक उसमें एनर्जी दोगे या एनर्जी लोगे। तो अभी दिया है तुम लोगों ने तो ये चेंज हो गया ऑर्बिट, पहले ये वाला ऑर्बिट था, अब चेंज हो गया, कहाँ पर आ गया आपका, ऊपर वाले पर आ गया। ये बात। इसी का दूसरा देखिए, अगर तुम एनर्जी को क्या करोगे, नोट कर लिया बच्चों, ये कर लिया, एनर्जी इज क्या, रिमूव्ड। अब बच्चों अगर तुमने रिमूव कर दिया, रिमूव को आप रिलीज कर सकते हो, रिलीज ही बोलते हैं। तो इसका मतलब तुमने एनर्जी निकाल दिया तो उसका एनर्जी लेवल कम हुआ है, ज़्यादा कम हो गया। इसका मतलब आपका जो इलेक्ट्रॉन कहाँ करेगा, अब बताइए, फास्ट बताइए, कहाँ आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन नीचे वाला है। तो जो आपके पास ये जो है इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप फ्रॉम, कहाँ से, हायर एनर्जी लेवल टू कहाँ पर, बताओ बच्चों, लोअर एनर्जी लेवल। तो ये आ जाएगा। तो देखिए आपके पास यही था, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन है इसमें, ठीक है। जैसे ही बच्चों तुमने यहाँ से इसकी एनर्जी को क्या कर दिया, निकाल दिया, ठीक है, रिलीज कर दिया, मेरे कहने का मतलब है जैसे ही इसकी एनर्जी को तुमने रिमूव कर दिया, यानी इसकी एनर्जी को कम कर दिया, तो बच्चों ये क्या करेगा, लो लेवल में जाएगा। लो लेवल कौन सा होता है, ये वाला है, ये वाला अंदर वाला, बताया ना अभी। तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा बताएं। तो यहाँ पर एनर्जी को रिमूव किया यानी रिलीज कर दिया।
तो क्या इसका ऑर्बिट चेंज हुआ नहीं हुआ? हो गया। पहले ये वाला ऑर्बिट था, अब कौन से वाले ऑर्बिट में? अंदर वाले में। तो उसका दूसरा कॉन्सेप्ट ये था बोहर मॉडल का कि आपके पास किसी भी ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन, जो किसी भी जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन तब तक चेंज नहीं होगा जब तक कि आपके पास क्या एनर्जी को या तो दोगे नहीं, या आपके पास क्या या तो दोगे नहीं या उससे एनर्जी लोगे नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपने दिया तो आपका चेंज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर आपने क्या करा, निकाला है, तो इसका मतलब आपका यहाँ भी आपका चेंज हो गया। बताए दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए इसके। ठीक है भाई बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, नोट कर लिया? तो देखिए आपके पास तो 4 अवधारणाएं दी थी, लेकिन हम लोग जो डिस्कस करेंगे 3 ही करेंगे, क्योंकि हम लोगों का जो काम बन जाएगा वो 3 से बन जाएगा। चौथे पढ़ने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ये देखिए चौथा कॉन्सेप्ट ये कहा था, ये तीसरा मतलब तीसरा ये कहा कि आपके पास तीसरी जो अवधारणा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वांटाइज्ड का मतलब मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, पैकेट के फॉर्म में, यानी आपका फिक्स इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तभी तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल हैं बहुत हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं पर आपका एग्जिस्ट करेगा जो आपके इंटीजर वैल्यू पर रहेंगे। ठीक है, क्वांटाइज्ड वैल्यू 1.1, 1.2, 1.3 पर भी आपके एनर्जी लेवल होंगे, लेकिन आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करेगा? या तो 1 पे करेगा, या आपका कहाँ 2 पर, या 3 पर, या 4 पर। तो देखिए इसको ऐसे समझिए आप, ये आपके पास, ठीक है, ये आपके अभी बताया था, आपके पास एटम की बात कर रहे हैं, ये आपका नाभिक है। ठीक है, नाभिक है, और ये देखिए आपका इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है यहाँ पर। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा, ये वाला कक्षा मतलब इंटीजर वाले फॉर्म में होगा। ठीक, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस कितना है r, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो है मास क्या है, मास बराबर m। आप लोगों को पता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कैसा मोशन करता है, लीनियर मोशन करता है। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v। तो ठीक, तो एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स इसको क्या कर देगा, लीनियर मोशन होने से रोक देगा। तो ये कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। फिर से ये यहाँ पर एक फोर्स और लगेगा, फिर कहाँ आएगा, अंदर की ओर। सिमिलरली यहाँ फिर एक फोर्स अंदर। इस प्रकार से कैसा मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन। और इसी चीज़ को तो हम क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। जब आपका सर्कुलर, तो एंगुलर मोमेंटम देखिए बच्चों, बराबर होता है mvr होता है। क्या होता है, mvr। अब जो ये mvr है ये कैसा होगा भाई, बताइए किस कैसे नंबर पे घूम रहा है आपका एंगुलर मोमेंटम, किस पर, इंटीजर वाले वैल्यू पर, यानी क्वांटाइज्ड फॉर्म में घूम रहा है आपके पास। यानी आप यूँ कहिए कि जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है mvr, वो आपके पास कुछ इस फॉर्म में आएगा, h 2 पाई n। ये ठीक है, यानी ये वाला नंबर हमेशा ही आपका क्या होना चाहिए, इंटीजर। तो देखिए इस वाले का जो है एंगुलर मोमेंटम यहाँ रखोगे, कितना 1 रखोगे तो आपका मिल जाएगा। सिमिलरली 2 रखोगे तो आपका मिल जाएगा, क्योंकि आपके पास इंटीजर वैल्यू पकड़ा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो h है वो आपका प्लांक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, प्लांक्स कांस्टेंट। इसका वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। ठीक, ठीक है ना, इतना आपको क्लियर रहना चाहिए।
और ये हो गया आपके पास। m क्या है बच्चों? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। v क्या है आपके पास? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास। r क्या है आपके पास? बताइए भाई, r क्या है आपके पास? यहाँ से देखिए बताइए। r आपके पास है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इस वाले जिस और रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। n क्या है आपके भाई? क्या बताया था हमने शुरू में, याद करें, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिट भी कह रहे थे आप इसे, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होगा ये? इंटीजर होगा। कहाँ से शुरू होगा भाई गिनती? ये तो किसी ने, जीरो तो है नहीं ना इसकी वैल्यू, इंटीजर, इंटीजर। तो ये आपका वैल्यू स्टार्ट होगा कहाँ से? 1 to so on। क्लियर हो गया? क्या डेसिमल में होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, आपका ये वैल्यू कैसा आना चाहिए था? क्वांटाइज्ड फॉर्म में आना चाहिए था। इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। जो एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए कैसा होना चाहिए? क्वांटाइज्ड होना चाहिए, यानी आपके पास इंटीग्रल आना चाहिए, यहाँ से इंटीजर वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू आपका 1.1 इस टाइप का नहीं होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अगर यहाँ से आपके पास ये डेसिमल ये पॉइंट आएगा तो ये क्या कर देगा? ऐसे डेसिमल में कर देगा। इसलिए इसने कहा कि जो आपका बोहर का जो तीसरा वाला जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, ये फॉर्म में आना चाहिएगा, क्योंकि जो है एक निश्चित कक्षा में घूमते। अब यहाँ से बच्चों एक बात क्लियर हो गया कि आपके पास n तुम इंटीजर ही ले रहे हो, n 1.2 1.3 1. इस फॉर्म में नहीं ले रहे हो। इसका मतलब ये हुआ कि 1.1 1.2 1.3 यानी एनर्जी लेवल तो होंगे, लेकिन उसमें आपका ये मोमेंटम किसका है? इलेक्ट्रॉन का। वो आपका मोमेंटम नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि उस वाले कक्षा में जो पॉइंट वाले या डेसिमल वाले जहाँ पर पॉइंट आएंगे उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ सीखने को मिला कि आपका एनर्जी लेवल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। एनर्जी लेवल क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट लेवल ऑफ एनर्जी लेवल हो सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उन्हीं पर एग्जिस्ट करेगा जहाँ पर क्या होगा? क्वांटाइज्ड फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, यानी पैकेट वाले फॉर्म मिलेंगे आपके पास, जहाँ इंटीजर वैल्यू प्राप्त होगा। ठीक है, तो हटा दें इसको, नोट कर गया। तो ये पॉइंट आपको जो है ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का? क्वांटाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए, यानी इंटीजर वैल्यू प्राप्त होना चाहिए यहाँ। तो यहाँ से ये सीखने को मिला, अगर मैं समराइज करूँ इस चीज़ को, तो ये चीज़ पता चला मुझे कि एनर्जी लेवल क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो देखिए एनर्जी लेवल यहाँ देखिए, एनर्जी लेवल क्या हो सकते हैं? इनफाइनाइट नंबर के हो सकते हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे? परंतु केवल सारे चीज़ों में एग्जिस्ट करेंगे या क्वांटाइज्ड वाले फॉर्म में करेंगे? परंतु इलेक्ट्रॉन कुछ ही एनर्जी लेवल पर एग्जिस्ट करेंगे। क्लियर हो गया? कौन से वाले फॉर्म पे करेंगे? जो क्वांटाइज्ड यानी पैकेट वाले फॉर्म पे होंगे वहीं पर एग्जिस्ट करेंगे। तो अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कुछ जब आगे चैप्टर बढ़ेगा। देखिए आपके पास एक वैलेंस बॉन्ड होगा, एक कंडक्शन बैंड होगा। इलेक्ट्रॉन आपके या तो नीचे वाले पर रहेगा, कहाँ? वैलेंस पर या कंडक्शन। बीच में भी तो एनर्जी लेवल है ना, वहाँ पर आपके हर जगह आपका एग्जिस्ट नहीं रहता है। तो अब समझ में आ गया होगा क्यों नहीं करता है। ठीक है, इतनी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो ठीक है ना बच्चों? तो देखिए बच्चों, अगर देखिए आज की क्लास की बात किया जाए तो क्या क्या सीखा भाई आप लोगों ने? बताएं क्या क्या सीखा भाई? क्या क्या सीखा बताएं। हमने यही सीखा कि आपका एक सॉलिड स्टेट डिवाइस बताया था आपको, एक क्या वैक्यूम ट्यूब बताया था, इन पर डिफरेंस करना सिखाया था।
दूसरा हमने जो है एटम के बारे में बेसिक चीज़ें सीखी जो आपको पहले से भी पता था, रिवाइज किया, ब्रश अप कर दिया गया। तीसरा हमने बोहर मॉडल के बारे में सीखा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो कन्फ्यूजन करता है बाद में कि भाई एनर्जी लेवल तो इतने सारे होते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन कुछ ही लेवल में क्यों एग्जिस्ट करते हैं। तो बता दिया यहाँ से कि आपका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, क्वांटाइज्ड जिस वाले ऑर्बिट में होगा उन्हीं में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या समझे तुम, इंटीजर वैल्यू, जो पूरा का पूरा वैल्यू डेसिमल में नहीं देते। तो यहाँ से यही कॉन्सेप्ट तुमने सीखा कि एनर्जी लेवल अगर आपको पूछे तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट नंबर होते हैं, क्या सारे में इलेक्ट्रॉन होंगे, नहीं होंगे, वहीं पर होगा जिसका एंगुलर मोमेंट क्या होगा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में होगा। तो दोस्तों ये तो था एक बेसिक हमारा जो क्लास था, ये जो इंट्रोडक्शन, आपने बहुत सारी चीज़ें आप पहले से भी जानते थे, ठीक, लेकिन मेरा बताना तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो है मैं तो ये मान के चलता हूँ कि बच्चों को बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाया जाए, ठीक। तो दोस्तों अगर आप लोगों को जो है ये लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं और साथ में जो डिजिटल और जो मशीन चल रहे हैं अगर वो भी पसंद आ रहे हैं तो आप क्या